So, hello viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic cache memories. So, let's begin. Here, so let's understand what is cache. So, I hope you guys have watched my previous video. In the previous video, I have discussed about the memory hierarchy. So, हमने डिस्कस किया था मेमोरी हायरार्की. मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर एट द टॉप लेवल में कौन होते थे? कैश मेमोरी. सो हमने डिस्कस किया था कि since they are the placed at the top level, they are small memory but are very fast. हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि हायरार्की में जो टॉप लेवल के होते हैं वो उनका स्टोरेज साइज कम होता है और स्पीड हाई होती है. सो सिंस इट प्लेस एट द टॉप एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द स्पीड डिक्रीजेस एंड स्टोरेज इंक्रीजेस. सो the cache memory is a small, very fast memory. It is located close or inside the CPU, and its main task is to store the frequency data and the instructions so that the processor can access them quickly. So ये फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा यूज है मोस्ट अकरिंग जो फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं उन्हें ये स्टोर करता है सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस देम क्विकली. सो क्योंकि सीपीयू सबसे पहले कैश मेमोरी से डाटा को एक्सेस करता है क्योंकि सबसे पहले वो डाटा कैश मेमोरी को चेक करता है क्योंकि वो सबसे फास्ट होता है. रैम से सेकेंडरी में सबसे वो फास्ट होता है इसलिए सीपीयू डायरेक्टली सबसे पहले से कैश मेमोरी में ही करता है क्योंकि इसका स्पीड तेज होती है इसलिए डाटा सीपीयू इसमें जल्दी एक्सेस कर लेता है. सो does it's have to reduce the time the CPU waits from the data from the lower main memory like RAM. So इस तरीके से वो सीपीयू का काफ़ी टाइम बचा देता है रैम क्योंकि सीपीयू का में अगर डाटा मिल गया तो उसमें मेन मेमोरी रैम से डाटा को एक्सट्रैक्ट नहीं करता और सीपीयू में अगर कैश में मेमोरी में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि कैश मेमोरी फास्ट होती है सो डाटा का एक्सेस वो भी फास्ट कर सकता है. Now let's understand what is the need for the cache memory. So since the CPU is much faster than memory, CPU बहुत ही फास्ट होता है. सो अगर CPU रैम के लिए लुके तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज कर देगा क्योंकि रैम में एक्सेस टाइम ज़्यादा रखता है और CPU बहुत ही फास्ट होता है. तो अगर वो CPU का एक्सेस करने का वेट करे तो उससे बहुत टाइम है. सो here the cache memories solve this problem by storing the frequently access data. तो जो बहुत ही फ्रिक्वेंसी एक्सेस डेटा को जिनकी वजह से सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती उन्हें कैश मेमोरी अपने में स्टोर कर लेता है. इससे सीपीयू का ज़्यादा टाइम नहीं वेट करना पड़ता इसके लिए उसे टाइम नहीं वेट करना पड़ता रैम के एक्सेस के लिए. इससे फास्टर प्रोसेसिंग हो पाती है और सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो पाती है. नाउ moving to our next slide, we will discuss the types of a cache memory. So here is the first one is level 1 cache memory, L1 cache. So this is the first level of a cache memory. It is located inside the each CPU core. It is a faster but a slowest cache. Its size from the 2 KB to 64 KB per person. Here the cache memory further classified into तीन पार्ट, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. सो जैसे हम मेमोरी हायरार्की में देखते थे ऊपर से नीचे जाने पर स्टोरेज बढ़ता है और स्पीड घटती है. तो इसी प्रकार लेवल 1 को हम समझ सकते हैं कि एज अ टॉप, उसका लेवल 2 एंड लेवल 3. सो लेवल 1 में जाने की उसी डायग्राम से मेमोरी हायरार्की सो जो टॉप पे सो जी का होगा फास्टर होगा. टॉप पे का होता है स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन ये स्मॉल होगा, साइज इसका कम होगा. क्योंकि उसी डायग्राम के थ्रू अगर हम जाट करें वो क्योंकि नीचे सो
has a very small size. इसका साइज भी 2 KB से 64 KB पर है. सो ना इसका जो मेन पर्पस होता है कि इसमें हम डाटा जिस सबसे तेज एक्सेस कर सकते हैं CPU लेवल 1 से. Now level 2 cache memory, L2 cache. Here this is a second level of a cache memory. It is a larger but a slower than L1 since it is down the अगर हम इसे डायग्राम समझे तो L1 के नीचे आता है. सो इट विल बी लार्जर, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी लेकिन स्लोअर होगा वो L1 से. ये भी यूजुअली इंसाइड होता है. इट इज ऑल्सो यूजुअली इंसाइड द CPU एंड इसका साइज होता है 256 KB से 150 सॉरी 256 KB से इसका साइज होता था 512 KB जितना. सो इसकी रेंज होती है ना. द लास्ट type is L3 cache, level 3 cache. It is the third level of a cache memory. It is shared among all the CPU cores. As we have discussed, it will be slower than L1 and L2 but it's longer. साइज होती है 1 MB से 8 MB तक डिफरेंस नहीं. सो जो L2 कैश इसमें हम स्टोर कराते हैं वो फ्रीक्वेंसी डाटा जो L1 में स्टोर नहीं होते और इनका यूज काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है, तो उन डाटा को हम स्टोर करा देते हैं L2 कैश में. सिमिलरली L3 कैश ये भी रिड्यूस करता है एक्सेस. इसका पर्पस होता है टू रिड्यूस द एक्सेस टू द मेन मेमोरी. सिंस ये भी मेन मेमोरी से फास्ट होता है तो टाइम हमें काफ़ी सेव करता है. सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड दिस. So now moving to our next slide. We have the cache mapping. So in the cache mapping is the technique used to determine where the block of main memory will be placed in the cache memory. Since cache memory is much smaller than the main memory, so the method is required to decide which cache memory will be stored in a particular memory block. This method is called cache memory. So guys, अब हम जानते हैं कि मेन मेमोरी में एक्सेस करने में टाइम ज़्यादा लगता है. सो here the procedure first communicate with cache. If the data is found in the cache then it is good, otherwise it go to the main memory. So if the data is a main memory then it requires a larger access time for the CPU to access from the. So here the data will be converted from the here the data will be transferred from main memory to the cache memory. So this whole process is called cache mapping. Since we all know that cache size is smaller than main memory, so we can't transfer whole data memory to the cache at once. So here we will do what? Suppose we need this block of a cache, so we will transfer this cache block to the system, to the cache. Here so इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन हम सभी डाटा को ट्रांसफर एक साथ नहीं कर सकते. सो हमें जिस ब्लॉक की जरूरत है, इस ब्लॉक की जरूरत है, तो इस ब्लॉक को इधर पर लग देंगे. सो ये होता है मेथड ऑफ कैश मैपिंग. So this हमने कहा cache mapping is a technique used to determine where the block of a main memory will be placed in the cache memory. So जैसे कि हमने बात की cache memory का is much smaller than the main memory. So a method is required to decide which cache line will store a particular memory block. So उस method को हम कहते हैं cache mapping. So this is basically a method of determining which block of main memory will be stored in which line of cache in which cache line. So I hope you guys have understand this. Now the types of a cache mapping. So
There are three types of. First one is direct mapping, third one is fully associative, and the last one is k-set associative mapping. Here, let's understand in depth. So, first mapping is the direct mapping. In the direct mapping, each block of main memory maps to exactly one cache one specific cache line. Or the main memory is divided into three parts: tag bits, line number एंड byte offset. So here इसमें हमें जो एक ब्लॉक और इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को हम एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक कैश लाइन पे हम क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं, और किसे इस कैश लाइन में स्टोर करते हैं, इसको हम डिटरमाइन करते हैं इसे. The memory block is assigned to a cache line using a formula given. तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं. So इसमें I इक्वल टू जेड मॉडुलस m. सो I होता है कैश लाइन नंबर, Z होता है मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर, और M होता है नंबर ऑफ लाइन इन द कैश मेमोरी. सो लेट्स गेट अंडरस्टैंडिंग इन डीप. सो फर्स्ट इरेजर टैग बिट्स. इन सबको भी हम एग्जांपल्स देखें तो और क्लियर. सो let's here. Suppose this is a main memory. So here suppose this is the main memory. So suppose there is a 7 blocks. So in block 1, block 0. So there is a number of block in cache memory is 4. So we have discussed with the formula I equal to Z modulus M. So here number of blocks is M. So number of blocks is 4. So 0 modulus 4. So this will get stored in there. 0 line, cache line. Similarly 2, it will be stored in the 2. Similarly 4. Now here the 4 also have a will be stored in the line number 0. So here we will, if suppose we have stored this, अगर हमने इस डाटा को स्टोर करा दिया है इधर पे, तो सबसे पहले हमने इस डाटा से मान को स्टोर कर दिया. अगर हमें 4 को स्टोर कराना है, ब्लॉक नंबर 4, तो इसको भी हम इधर ही पे स्टोर कराएंगे, और सबसे पहले हम 0 या ब्लॉक नंबर को हटा देंगे, और फिर जब ब्लॉक नंबर 4 को स्टोर कराते हैं. नो जो मस्ट बी मजे. हम चेक कैसे करेंगे इधर पे जो डाटा है वो ब्लॉक 0 का है कि ब्लॉक 4 का है. सो इसी के लिए इधर पे होता है टैग. टैग हमें आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन से ब्लॉक नंबर का है. सो इसे हमने बात की इंडेक्स फील्ड में, जो मेन मेमोरी जो इंडेक्स फील्ड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कैश मेमोरी में, दैट में टैग और इंडेक्स फील्ड. Now suppose here let's say 0, 1, 2 and 3 and so on. So if we are at 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 and so on. So suppose here the index field is 0, 0, 0. So we can classify into two types. So this will be goes as what index of a cache memory, and this will be goes as a tag. तो हम इसको से टैग कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर हम जानते हैं कि
was 0 1 2 8। इसकी भी बात करें तो ये भी सेम ही डाटा है, इसका भी इंडेक्स वही आएगा 0 0, लेकिन इसका जो टैग अलग है। सो ये यही पहचान हमने बताएगा कि ये कौन से है। सो क्योंकि इधर पे टैग अलग आएगा, जब वो 0 को स्टोर करेगा तो उसका टैग होगा 0, लेकिन जब वो 4 को स्टोर करे तब उसका होगा टैग 1। सो इसलिए यहाँ पे टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। Suppose this is the main memory was from 0 to 15. So in the cache number, it will store the data of a 0, 4, 8, and 12. And so digital is the 1, 5, 9, or 39, so on data store होगा। So इसी प्रकार से डाटा स्टोर होते रहेंगे। तो वन कैश के जो लाइन नंबर 0 पे हम ब्लॉक 0 का मेन मेमोरी का, ब्लॉक 4 का, ब्लॉक 8 और ब्लॉक 12 डाटा हम स्टोर कराते हैं। सो एंड सो ऑन। इसी यहाँ पे 2, 6, 10 एंड 14। सो इसी प्रकार से हम डाटा स्टोर कराते हैं। क्योंकि कैश का साइज कम होता है तो मेमोरी इसमें 13 ब्लॉक 16 ब्लॉक्स है, तो एक बार में हम पूरा, और कैश की लाइन है सिर्फ 4, तो एक बार में हम पूरा हम डाटा स्टोर नहीं करा सकते मेन मेमोरी कैश में, इसलिए हम दिस इस तरीके से हम इसको स्टोर कराते हैं। सो हमने बात की यहाँ पे इंडेक्स फील्ड, इसमें एक टैग इंडेक्स, दोनों का जो ब्लॉक ऑफसेट होगा वो सेम रहेगा। सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टैंडिंग दैट मैपिंग। सो इसे हमने डायग्राम में देखा कि हम मॉडल्स के हिसाब से स्टोर करते हैं। सो सबसे हमने स्टार्ट किया कहाँ से, जहाँ तो सबसे जहाँ पे जो है कैश नंबर 0 पे, जिन जिनका मॉडल्स हम अगर एम ब्लॉक नंबर से करेंगे उतना आएगा कैश के लाइन नंबर ब्लॉक नंबर से। जैसे इधर पे हमने मॉडल्स करना है 4, उस हिसाब से हम स्टोर भी कराएंगे। सो 0 4 8 थर्ड या 1 5 9 30। सो हमें अगर 0 को स्टोर करना है तो इधर कराएंगे, 1 को स्टोर करना है तो इस ब्लॉक में, 2 को स्टोर कराना है इधर, 3 को स्टोर करना है इस लाइन में। सो ये सब है। उसके बाद फिर से रिपीटर स्टार्ट हो जाएगा, फिर पहले पे, उसके बाद फिर इसे तो इस तरीके से करेंगे। और इन सबको अगर हम डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, टैग से। जो अगर हम 0 को स्टोर कराएंगे तो उसका अलग स्टोर तो वहीं पे होगा, लेकिन टैग अलग होगा। इससे हम बता सकते हैं हमने यहाँ पे 0 स्टोर करा है, कि 4 को स्टोर करा है, कि 8 को स्टोर करा है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड द डायरेक्ट मैपिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टैग डायरेक्टरी। सो here the tag directory is a part of a cache memory that store the tag information for each line, for each cache line. So टैग डायरेक्टरी एक कैश मेमोरी का वो पार्ट है जो हम टैग इंफॉर्मेशन हर एक कैश लाइन के स्टोर कराते हैं। और इस कैश लाइन टैग डायरेक्टरी यूजर स्टोर, तो टैग डायरेक्टरी यूजर स्टोर करती है टैग बिट्स, वैलिड बिट्स और समटाइम डायरेक्टरी बिट्स और स्टेटस बिट्स। सो ये इंपॉर्टेंट है सब। जो टैग डायरेक्टरी का साइज होता है वो होता है नंबर ऑफ ए ब्लॉक इन कैश इनटू टैग बिट्स प्लस एक्स्ट्रा बिट्स। सो ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम आगे चल के अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड दिस। डायरेक्टरी और कुछ नहीं होता, एक कैश मेमोरी का वो पार्ट होता है जो टैग के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सो नाउ मूविंग टू फर्दर स्लाइड, तो लेट्स सी एंड numericals. Hey, the question is, consider a diagram map cache of for a size 128 KB with a block size 32 bytes and a
CPU generates 32 bits addresses. So we have to find number of bits for the bit option, number of block in cache, number of bits in. So these things. So first is, let's see what is given here. So we have given a cache size, block size, address size, and the mapping type. Here is that. So the best way to solve is first we have to define the list. So here, the main memory address size is 32 bits. So now, first calculate the block option. So block का size हमें given है 32 bytes. इसको हम जानते हैं, ये हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 में. So तो फिर जाएंगे ऑफसेट कितना होगा इसका, कितना 2 की पावर में होता है यानी 5. उसके बाद ब्लॉक इक्वल होता है किसके, ये होता है कैश साइज ब्लॉक साइज, इसके इक्वल होता है. सो ब्लॉक कैश का साइज कितना, 128 KB. सो है 128 KB. And the block size is, and here the block size is, and the block size is 32 bars. 32 bars. 32. So we cancel out, and K. We know that we can represent it as a 2 की power 70. Since K is equal to 2 की power 10, we all know, and 32 को हम लिख सकते हैं 2 की power 5. So number of blocks, so कितने आ गए, नंबर ऑफ कैश ब्लॉक आ गए 2 की पावर 12. डॉट. सो फिर हमने निकाल लिया इंडेक्स बिट कितने आएंगे, तो कितनी पावर आई थी हमारे, इंडेक्स बिट हो गए हमारे डॉट. अब हम टैग आराम से निकाल सकते हैं. टैग कितना हो जाएगा 32 माइनस प्लस 5 हो जाएगा 17 माइनस, फिर 32 माइनस 17 हो जाएगा 15. इसको अच्छे से लिख लेते हैं 15 टैग 15. So पहले हमने क्वेश्चन निकालना था बाइट ऑफसेट बिट्स, ये हमारा आया था कितना 5. हमारा ब्लॉक में क्या साइन थे, तो कितना होगा, तो नंबर ऑफ बिट नहीं, नहीं पर कैसे लेसी यानी कि इंडेक्स में, तो इंडेक्स में हमारी आएंगे तो और टैग बिट्स आई थी हमारी. अब दशक टैग सेक्शन, इसका हमने फॉर्मूला भी देखा ही, तो just number of blocks in cache into tag bits. Number of blocks in cache कितने हैं, तो people, तो into get tags. तो tag bits कितनी है 3.
तो क्वेश्चन हमें कोई भी एक्स्ट्रा बिट्स नहीं गिवन है, आंसर सॉल्यूशन अपने सॉल्यूशन से मेंशन आप देखना शुरू मैं रफली करके आप लोग सॉल्व कर दिए। आपको एग्जाम में इस पे रजिस्टर लिख दो और इसको देख सकते बिट्स यूनिट्स का भी आप ध्यान रखिए। So now moving to a next type of map is fully associative map. So in a fully associative mapping, the block of a main memory can map to any of a cache that is 3D available at that time. This makes fully associative mapping more flexible than the direct mapping. So अगर हम देखें तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है fully associative। ये है मेन मेमोरी का और ये है कैश। तो यार हमने क्या करना है fully associative। जैसे कि आपने वहां देखा होगा हमने किया था कि इधर एक होगा यहाँ देखो इधर पे इस ब्लॉक पे है हम इस ब्लॉक पे जो इस लाइन पे पहली लाइन पे हम जीरो इनका मॉडुलस करने आ रहा था। मॉडुलस फोर्स से करने के बाद जीरो आता है हमने उनको इधर पे स्टोर किया। लेकिन जहाँ पे इसे कोई नहीं है कि जहाँ पे हम इसे इधर पे हमने बात किया 0 4 8 इसे इसको जहाँ एड्रेस का नहीं जहाँ पे हम देखिए हम फुल एसोसिएट हम जहाँ पे 0 1 2 3 पे किसी को भी स्टोर करा सकते हैं किसी को भी हम स्टोर करा सकते हैं। Here all the lines of cache are freely available. Thus any blocks of a manual can map to any line of a cache. Had all the cache line been occupied, then one of the existing we have to replace. जैसे कि हमने वहां पे डिसाइड कर रखा था कि मॉडल्स के हिसाब से हम बांट रहे हैं कि जहाँ पे हम किसी तरीके से हम बांट सकते हैं जो भी फ्रीली खाली है, सबसे पहली प्रायोरिटी वही होती है खाली स्पेस में भरेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लो ब्लॉक 1 to Z ब्लॉक 0 to Z है और टैग इधर तक इतने में स्टोर होगी एक एक हमने स्टोर करा दी। लेकिन आराम से किसी भी तरीके से हम ब्लॉक 0 के इधर पर भी कहीं भी स्टोर करा सकते हैं तो ऐसा होता है। हाँ जहाँ सबका एक टैग हो ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए हमने किसको स्टोर करा है जहाँ पे और उससे चेक कर सकते हैं ये पैसे स्टोर है कैश में कि नहीं। So, अगर हमें ब्लॉक पे मान लो स्पेस सही स्पेस ऑक्यूपाइड होगा और हमें ब्लॉक Z+1 को स्टोर कराना है, तो इसको हम स्टोर कराएंगे किसी भी एक को रिप्लेस करते हैं। हम किसी को भी रिप्लेस करते हैं यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है to which block do we have to be replaced. So we can replace any blocks. I hope you guys understand this fully associated as I have said that it is more flexible. You guys have understand why it is more flexible because there is no restriction that in the cache line one cache that you have to store based on that form you can store any. So this is the advantage of fully associated. This is the diagrammatic representation of the cache memory under the fully set fully associative map. Here there is no index to we store the tags and drop just to so, so here is the last type of map. Last type of cache mapping. The last type is K-wave set associative mapping. This we also call as set associative mapping. In this in a K-wave set associative mapping, cache lines are grouped into a set. Here where each set contains K number of the lines. Where we divide into the sets. So here we have there is a two-way set associated. So here in each set it contains two lines. Then a particular block of memory can map to any one of a particular set of the cache. Suppose block 0 इसको अगर हमें सेट 1 में सेट 0 पे मैप करना है तो हम इसे लाइन 0
या लाइन वन, दोनों में से कहीं भी इसको हम मैप करा सकते हैं। ये नो बाउंडेशन। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जहाँ पे अगर स्पेस खाली हो वहां पे हम इसको करा सकते हैं, और अगर स्पेस भरा हो तो हम एक को रिप्लेस कर। However, within themselves, the memory blocks can map any cache that is freely available. जैसे कि अगर हमने बात की थी, दोनों में से कहीं पर भी उसे हम स्टोर कर सकते हैं। Here, the set of the cache to which a particular block of the main memory can be mapped is given by the this formula. Here, the formula is cache set number is equal to main memory block address modulo number of set like cache. Let, let, suppose main memory block address. So, वैसे को जहाँ पे कितने से कितने ऐसे ये टू वे एसोसिएट है, तो हमें उसको मॉडल्स किससे करेंगे? मैं इसको मॉडल्स करेंगे टू से, तो समझना इसको मॉडल्स कितना है? सो इसके बाद अब हमें जीरो है, जानेंगे इसको हमें सेट में स्टोर कराना होगा सेट जीरो। इस तरीके से हम इसका सेट नंबर निकालेंगे। अब इसके बाद हम इसको लाइन जीरो पे स्टोर करेंगे। इसी तरीके से मान लो ब्लॉक टू था, यहाँ पे से दो से ज्यादा सेट है। ये अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे दो सेट है, एक जीरो सेट है, सपोज कर लेते हैं। ऐसे तो सिर्फ इतना ही है, यहाँ पे इतना है। ये अगर अब हमें जीरो पे स्टोर कराना तो जीरो मॉडल्स में, यहाँ पे अगर हमें टू ब्लॉक नंबर टू पे स्टोर कराना, टू मॉडल्स पे इक्वल टू जीरो, जीरो के सेट में जाएगा, मिल जाएगा सेट जीरो। और क्योंकि हमने अगर लाइन जीरो पे जीरो पे स्टोर कराया था, तो हम इसको लाइन वन पे स्टोर करें, यानी कि अभी हमें उसको रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यही पे डायरेक्ट मैपिंग होती तो हमें रिप्लेस कराना पड़ जाता। तो टू पे सेल्स एसोसिएटिव में हम उसी जो पोजीशन डायरेक्ट मैपिंग से आ रही थी उसमें हम यही करते, यहाँ टू पे सेट एसोसिएटिव में हम उसी पे दो पोजीशन को सकते हैं, जितने एसोसिएटिव होते हैं के उतने हम स्टोर कर सकते हैं। Now you guys are wondering what is the advantage of this as compared to that. So अगर हम डायरेक्ट मैपिंग बात करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो और टू क्रॉस इनका बार बार फ्रिक्वेंसी यूज हो रहा है। अगर डायरेक्ट मैपिंग तो पहले इस पे इसको जीरो पे पुट कर लेते, उसके बाद अगर टू की जहाँ पे जरूरत पड़ती तब उस जहाँ पे रिप्लेस कर लेता वो टू को जीरो वाले में टू को। सो इस तरीके से होता था कि जब जब हमें जीरो की जरूरत पड़ती तब तक, जब जीरो की जरूरत पर और टू बार बार इनकी जरूरत पड़ती है तो बार बार कैश हिट होता रहता है और बार बार रिप्लेस करते हैं, तो इससे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन इससे अभी हमने जीरो और टू दोनों को स्टोर करा रखा है उसी पे। सो इस तरीके से टाइम बच रहा है हम लोगों का, यही हम लोगों का फायदा होता है सेट एसोसिएट। सो जैसे हमने यहाँ पे जीरो और जहाँ पे टू को इसे स्टोर करा, इससे हम इन दोनों को बार बार यूज कर सकते हैं और किसी को हमें रिप्लेस नहीं करना। ठीक है, अगर एक और आएगा जैसे मान लो सपोज फोर है, तब हमें किसी को रिप्लेस करना पड़ सकता है। इसे एडवांस जो एडवांटेज यही है कि हम कम से कम दोनों जैसे डायरेक्ट मैपिंग में अगर हमें टू, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो मैं डायरेक्ट मैपिंग में देखा था जैसे यहाँ पे वन और फाइव दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही, बहुत ज्यादा नीड्स है, लेकिन हमें बार बार कभी एक बार दोनों को एक साथ स्टोर नहीं करा पा रहे। सो इस ड्रॉबैक को केवे साइड एसोसिएट करता है, रिमूव कर देता है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस concept of now here is the memory representation. Here in the KS episode there is a tag, set number and block option. So this is the memory, this is the representation of the KS associated.
No. Now let's see an example. So this is a question. Here, the question is consider two basic associative map cache of a size 16 KB with a block size to 56 bytes and the size of the main memory is 128 KB. And now we have to find the number of bits in a tag and tag directory size. So use the question is consider to be a set associative map cache of a size 16 KB and a block size 256 bytes and the size of main memory is 128 KB. So we find the number of bits in tag and tag directory size. So सबसे पहले हम देखते हैं हम करेंगे हमें सबसे पहले क्लासिफायर के लिख दिया सर मैं सेट साइज 2 मैंने कैश मेमोरी का साइज हमने 16 केबी गिवन और ब्लॉक साइज सिर्फ फ्रेम साइज या लाइन साइज भी कहते हैं वही है 256 बाइट्स और मेन मेमोरी साइज 128 केबी 128 केबी के है तो कहीं 10 की पावर 2 की पावर 10 एंड 128 उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर लिख सकते हैं 2 की पावर 7 और हम जानते हैं हमारे मेन मेमोरी का कितने बिट्स की है 17 इसी तरीके से हम लाइन साइज ब्लॉक साइज इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 तो ब्लॉक ऑफसेट हो जाएगा 8 सुनना अब हमें निकालना होता है क्या अब हमें निकालना होगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइन इन कैश इसका फॉर्मूला होता है कैश साइज अपॉन लाइन साइज 2 की पावर 16 केबी अपॉन इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करें तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर 6 जी हम तो हमने निकाली है टोटल नंबर ऑफ लाइन अब हमें हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सेट्स इन ए कैश इसके लिए हमें जितने टोटल नंबर ऑफ लाइन इन ए कैश से उसको हम डिवाइड कर देंगे सेट के साइज से एसोसिएटिविटी से कहते हैं हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 2 मीन 2 की पावर से डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 की पावर सो ये हो जाएगी हमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बिट्स इन सेट नंबर तो हमारे सेट नंबर पे बिट्स कितने आएगा 5 तो हम टैग निकाल सकते हैं 17 माइनस 5 प्लस 8 जो हो जाएगा कितना 4 हाँ नंबर ऑफ बिट्स इन टैग कितने आ गए So, हमें निकालना है टैग डायरेक्टरी का साइज टैग डायरेक्टरी का साइज ठीक है दोनों टैग डायरेक्टरी का साइज का फॉर्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टैग्स है इनटू नंबर ऑफ टैग्स इनटू टैग का साइज तो इसको हम और लिख सकते हैं नंबर ऑफ लाइन इन टैग इनटू नंबर ऑफ बिट्स इन टैग क्योंकि इधर पे कोई एक्स्ट्रा बिट्स है नहीं उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बिट्स मेंशन नहीं है तो यहाँ पे हमें सिर्फ कौन से बिट्स रहेंगे बिट्स टैग्स टोटल नंबर ऑफ लाइन कैश हमने निकाली थी कितनी आई थी 64 लाइन 64 लाइन इंटू टैग का बिट्स ये भी हमने निकाला टैग का बिट्स 4 here 4 बिट्स एंड 256 बिट्स ये हो जाएंगे हमें टैग डायरेक्टरी से इसको हम ले सकते हैं 32 बाइट्स ले सकते हैं हमें पता है एक बिट एक बाइट बराबर 8 बिट्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पिक्चर कितना है 32 बाइट्स
virus. So, uh, so thank you viewers for watching this video. I hope you guys have understand the cache more in detail. So, if you like this video, do like and subscribe to my channel. Thank you for watching.